कक्षा 10वीं कोर्स बी, कोड है 085। पाठ्य पुस्तक है स्पर्श। स्पर्श पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड से लिया गया पाठ है तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। यह पाठ प्रहलाद अग्रवाल के द्वारा लिखा गया है। तीसरी कसम एक प्रसिद्ध पिक्चर है जिसको शैलेंद्र के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, यही इसके निर्माता थे। अब पाठ का नाम है तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। तीसरी कसम अर्थात ये एक पिक्चर का नाम है। ठीक है, इस पिक्चर के विषय में प्रहलाद अग्रवाल ने इस पाठ में बताया है। अब तीसरी कसम के शिल्पकार अर्थात इसको बनाने वाले निर्माता कौन है? शैलेंद्र है। तो शैलेंद्र द्वारा ये पिक्चर बनाई गई है। यही निर्माता है और यही कवि है, अर्थात गीत लिखने वाले, गीत बनाने वाले। अब इस पिक्चर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पिक्चर का नाम हो गया तीसरी कसम। इस पिक्चर के अंदर जो है कलाकारों को लिया जाता है, अभिनेता अभिनेत्री को लिया जाता है। तो यहाँ पे अभिनेता अभिनेत्री कौन है? सबसे पहले तो नायक का जान लेते हैं। जो नायक हैं इसमें वो थे राज कपूर और नायिका थी वहीदा रहमान। ठीक है, अब उस समय में ये जो पिक्चर की बात हुई है ये करीब 1966 में बनी थी, दर्शाई गई थी। ठीक है, अब इस समय की बात की गई। अब इस समय में 60s में क्या था? राज कपूर और फरीदा रहमान। सबसे पहले तो राज कपूर की बात कर लें। इनसे ऊपर कोई और हीरो नहीं था। बहुत ही प्रसिद्ध हीरो ये माने जाते थे। ठीक है, और वहीं पे वहीदा रहमान को कौन नहीं जानता? राज कपूर अर्थात रणबीर कपूर के दादा और वहीदा रहमान ये भी उस समय की बहुत प्रसिद्ध नायिका थी। ठीक है, अब ये बहुत अच्छे अभिनेता और अभिनेत्री थे। अब इतने अच्छे, अगर सुपरहिट हीरो हीरोइनों को अगर आप कोई पिक्चर देते हो तो फ्लॉप तो वो होने से रही। ठीक है, तो तीसरी कसम जो पिक्चर थी उसमें सब कुछ था। ठीक है, एक अच्छा हीरो था, एक अच्छी हीरोइन थी, एक अच्छी कहानी थी, ऊपर से संगीत भी एक पिक्चर में बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो जो इसके अंदर गाने दिए गए थे वो किसके द्वारा गाए गए? जयशंकर किशन के द्वारा। ठीक है, तो म्यूजिक भी अच्छा हो गया, कहानी भी अच्छी हो गई और हीरो हीरोइन भी अच्छे हो गए। ठीक है, अब मेरी कहानी तो बहुत अच्छी है। अब यहाँ पे शिल्पकार जी ने जो शैलेंद्र जी हैं उन्होंने बताया क्या कि वो इस कहानी को लेकर राज कपूर के पास पहुंचे। अब राज कपूर और शैलेंद्र पहले से ही मित्र थे। ठीक है, इन दोनों की जो है मित्रता थी पहले से ही। अब शैलेंद्र क्या चाहते थे कि मैंने तीसरी कसम जो पिक्चर लिखी है इसको मेरे को किसके द्वारा किसको मैं यहाँ पे हीरो बनाना चाहता हूँ, मेरे को क्योंकि मेरे को पिक्चर भी तो सुपरहिट तो करनी है। ठीक है, पर यहाँ पर एक बात थी क्या कि राज कपूर और शैलेंद्र दोनों मित्र थे। अब इस मित्रता को दांव पे रख दिया गया। कैसे कि शैलेंद्र ने, अगर आप अपनी पिक्चर में किसी हीरो से काम करवाना चाहते हो तो आप उसको पैसे तो दोगे ही दोगे। ठीक है, राज कपूर को पिक्चर बहुत अच्छी लगी तो राज कपूर क्या कहते हैं कि भाई मैं पिक्चर तो करूंगा पर मुझे एडवांस में मेरी फीस दे दो। शैलेंद्र उसकी चेहरा देखते रह जाते हैं कि भाई ये क्या बात हो गई कि अभी तो पिक्चर का काम शुरू भी नहीं हुआ, मैंने सिर्फ कहानी सुनी और आपको जो है पिक्चर के पैसे मांग रहे हैं। तो राज कपूर कहते हैं कि भाई 1 रुपया मेरे को इस पिक्चर का जो है तुम दो, मुझे पहले ही इस पिक्चर का जो है एडवांस में पैसे दे दो। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात होती है। तो शैलेंद्र मतलब ये एक हंसी ठिठोली सी थी। ठीक है, ऐसा सच में नहीं था कि राज कपूर जो है पहले ही उनसे सारी की सारी कीमत मांग रहे थे। जब पिक्चर बनी ही नहीं, अभी हमें पता ही नहीं कि वो पिक्चर हमें क्या रिजल्ट देगी, तो ऐसे ही कैसे शैलेंद्र जो है उससे पैसों की बात कर ले। पर यहाँ पे राज कपूर कहीं ना कहीं उनका दोस्ती में मजाक, हंसी मजाक जैसे चलता है, बिल्कुल ऐसे ही हंसी मजाक यहाँ पर चल रहा था। अब इसके बाद आते हैं इस पिक्चर को जानने से पूर्व हम शैलेंद्र के बारे में जानते हैं। तो शैलेंद्र जी जिन्होंने इस पिक्चर को लिखा था, जो बना रहे थे इस पिक्चर को, इन्होंने क्या लिखा था? ये क्या चाहते थे कि जो हमारी समाज की समस्याएं हैं, ठीक है, उन पर पिक्चरें बननी चाहिए और समाज की समस्याओं पर पिक्चर बने और उसी समस्या का जो है निवारण भी पिक्चर के अंदर होना चाहिए, केवल मनोरंजन ही नहीं। ऐसा कौन सोचते थे? शैलेंद्र सोचते थे। अब शैलेंद्र ने ऐसी पिक्चर बना दी, उस समय ऐसी पिक्चर बना दी जिसको पता था कि इसके माइनस पॉइंट भी बहुत हैं कि हमारी ये जो तीसरी कसम पिक्चर है ये सुपरहिट तो होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? इसके पीछे कारण है क्या? हमने अच्छा हीरो ले लिया, हीरोइन ले ली, कहानी भी अच्छी दे दी, परंतु दर्शकों को या प्रोड्यूसर जो होते हैं, जो पिक्चर में पैसा लगाते हैं, वो हमें कम मिलेंगे।
कम या ज़्यादा तो खैर करेगा तो कोई एक ही आदमी, पर अगर कोई इस पिक्चर को खरीदे ही ना तो पिक्चर तो फ्लॉप ही है, वो आएगी ही नहीं। तो यहाँ पे शैलेंद्र ने ऐसी पिक्चर बनाई जो समाज की समस्या को जो है दिखाए। ठीक है, तो समाज की समस्या क्या थी हमारी? सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम सच को नहीं दिखाते, सिर्फ मनोरंजन के लिए लोगों का मनोरंजन हो रहा है, फिर चाहे वो चीज़ें सही हो या गलत हो, हम बस उसको दर्शाते जा रहे हैं। ठीक है, शैलेंद्र इन विचारों के नहीं थे। तो जब ये पिक्चर का निर्माण शैलेंद्र कर रहे थे तो इनका क्या था, इसमें समस्या क्या थी कि मैं जो है इस पिक्चर को पैसे के लिए नहीं बना रहा। ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि शैलेंद्र जी ये जो पिक्चर बना रहे हैं उन्हें पता था कि इसमें प्रॉफिट बहुत कम होगा, तो पैसे के लिए तो ये पिक्चर है नहीं। ठीक है, और इस पिक्चर के फ्लॉप होने का कारण भी यही पैसा बताया गया कि भाई पैसा अगर मिलेगा नहीं तो फ्लॉप भी हो सकती है, लोगों को नापसंद भी हो सकती है और लोग इसके अंदर पैसा नहीं लगाएंगे। साथ ही साथ इसका प्लस पॉइंट था कि सामाजिक पिक्चरों को जब बनाया जाता है, फिल्मों को बनाया जाता है, तो सिर्फ पैसा ही मायने नहीं रखता, हमें जनता को किसी न किसी तरीके से समझदार बनाना है, उन्हें जागरूक बनाना है, उन तक सत्य को पहुंचाना है। ठीक है, अगर समाज किसी समस्या से जूझ रहा है तो हम पिक्चरों के में वो समस्या को दिखाएं और उसी पिक्चर के अंदर उसका निवारण भी दें। ठीक है, तो ये ऐसी पिक्चर अगर बनाना, देखो लोगों को इस तरीके की पिक्चर पसंद नहीं आती क्योंकि वो मनोरंजन नहीं करती है आपका, वो आपको शिक्षा दे रही है और शिक्षा हमेशा ही लोगों को बहुत बोरिंग लगती है। और यही चीज़ें हम पिक्चरें क्यों बना रहे हैं? केवल प्रॉफिट के लिए, केवल पैसे के लिए। इस तरह ऐसी पिक्चरों पे जो है शैलेंद्र को पता था कि ऐसी पिक्चर बनाना बहुत एक रिस्क का काम है, परंतु उन्होंने ये कार्य किया। इसलिए क्या हुआ, अब जैसे जब भी कोई पिक्चर बनती है, बन के तैयार हो जाती है, तो क्या होता है, उसका प्रमोशन किया जाता है। इस पिक्चर को पहले तो बेचने में बड़ा समय लगा, कोई खरीदने को तैयार नहीं था। भाई ऐसी पिक्चर कौन देखेगा जिसमें भाव और विचारों को प्राथमिकता दी जा रही हो, जिसमें इशारों पे भी कई सारी चीज़ों को समझाया जा सके। तो मतलब गहरी चीज़ें जहाँ पर भी होती है ना, उन चीज़ों को दिखाने में लोग अक्सर हिचकिचाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई लोगों को पसंद ही नहीं आएगा। फिल्म बनाने का उद्देश्य पैसा कमाना है, पैसा बनाना है, पर लोगों को जब मनोरंजन नहीं होगा तो पैसा कहाँ से बनेगा? तो इस कारण से जो है इस पिक्चर में समस्याएं थी। जब पिक्चर बिक गई, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इस पिक्चर का प्रमोशन ही नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि भाई रिस्की पिक्चर है। अगर हम प्रमोशन में पैसा लगा देंगे और उतना पिक्चर हमें अगर पैसा नहीं देती है तो पैसा क्या हो गया, हमने जितना भी प्रचार में जो पैसा लगा है, प्रचार में जो भी पैसा लगेगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा फ्लॉप हो जाएगा, मतलब हम जीरो हो जाएंगे। प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है, जब बनेगी, जब जाएगी स्क्रीन पर, वो बड़ी स्क्रीन पर दिखाई जाएगी, लोग उसको देखना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे वो एक अलग चीज़ है। पर अभी प्रचार में ही मैं पैसा खर्च कर दूँ तो ये तो कोई तुक नहीं हुआ। इसलिए इस पिक्चर का जो है प्रचार प्रसार नहीं किया गया था। अब इसके बाद इसकी कहानी पर आते हैं। ठीक है, इस पार्ट की कहानी के अंदर क्या है कि लेखक प्रहलाद अग्रवाल ने तीसरी कसम कहानी पर ही कि यही कुछ बिंदु जो मैंने अभी आपको बताए हैं इन्हीं के बारे में यहाँ पे बताया है। साथ ही वो बताते हैं कि शैलेंद्र जिस तरीके के गीत लिखा करते थे या जिन गीतों को उन्होंने इन पिक्चरों में डाला है वो कैसे होते थे, वो भावुक होते थे। ठीक है, उनमें भाव बहुत ज़्यादा होता था और वो क्या करते थे कि भाई जो सिर्फ लोगों को क्या पसंद है, देखो बहुत सारे लोग जो हैं, सीधा मैं इस शब्द का प्रयोग करूंगी, छिचोरापन पसंद करते हैं। ठीक है, अब छिचोरापन पसंद करना, सिर्फ उल्टी सीधी चीज़ें, उल्टी सीधी हरकतें करना ही केवल शैलेंद्र का उद्देश्य नहीं कि लोगों को पसंद है इसलिए मैं छिचोरापन इसके अंदर डाल दूँ। तो कई सारे कुछ संगीत के कुछ शब्द थे, शैलेंद्र ने उसे बदले नहीं। क्यों कारण था उनका कि भाई लोगों को सोचने पे मजबूर किया जाए, शब्दों की गहराइयों तक, भावों की गहराई तक पहुंचाया जाए, लोगों को उन चीज़ों का ज्ञान दिया जाए। केवल इसलिए कि मुझे पैसा कमाना है इसलिए मैं छिचोरेपन को दिखाऊं या मैं छिचोरे तरीके से चीज़ों को प्रस्तुत करूं, तो ये गलत है। तो उथलपन इसके अंदर नहीं होना चाहिए, वो केवल भावुकता को ही प्राथमिकता देते थे। ठीक है, अब यहाँ पे कई किस्सों में ये बताया गया कि भाई जो यहाँ पे फहीदा रहमान थी, तीसरी कसम कहानी के अंदर राज कपूर का ने जो पात्र निभाया वो हीरामन का था और वहीदा रहमान ने हीराबाई। ठीक है, अब ये इस पिक्चर के कलाकार हो गए। अब हीरामन जो था वो बहुत सीधा साधा एक जिनको हम कहते हैं ना दिमाग का प्रयोग कम करना और दिल से सारे के सारे कार्य को करना, और ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, मूर्ख। तो इस तरीके का कैरेक्टर हीरामन का था और एक हीराबाई थी।
ठीक है। अब हीराबाई के साथ काम करते कराते, नौटंकियां करते कराते कहीं ना कहीं हीरामन के मन में हीराबाई ने अपनी जगह बना ली। अब आगे क्या होता है कि यहाँ पे राज कपूर जो है कई बार जैसे हीराबाई से कुछ कहने का प्रयत्न करता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो शैलेंद्र हैं उन्होंने इस तरीके से इस पिक्चर को बनाया कि डायलॉग्स की कई बार ज़रूरत ही नहीं पड़ी, केवल इशारों में ही बातों को समझा दिया गया, ठीक है। राज कपूर के द्वारा एक जो है बात कही गई थी हीराबाई को, मन समझती हैं ना आप, ये पंक्ति यहाँ पर बताई गई, या मैं कहूँ पिक्चर का एक डायलॉग था जो हीरामन द्वारा हीराबाई को कहा गया था। तो यहाँ पे शैलेंद्र ने इसको किस तरीके से बनाया था, प्रस्तुत किया गया था कि हीरामन हीराबाई को बोल रहा है और हीराबाई उसका, जब भी हमसे कोई प्रश्न करता है तो हम बोलकर ही जवाब देते हैं, परंतु यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर क्या है, संकेतों को भी महत्व दिया गया है, संकेतों को समझने का प्रयास किया गया है। अर्थात हीराबाई जो है केवल आंखों के इशारों से ही, मतलब वो जुबान का प्रयोग नहीं करती, केवल आंखों के इशारों से ही बता देती है कि उसकी आंखें ही उसको जवाब देती हैं हीरामन को कि हाँ वो समझती है इस बात को। और यही जो है इस पिक्चर को, इस निर्माता को और इन कलाकारों को प्रमुख बनाती है। देखो राज कपूर जो है वो पूरे एशिया में प्रसिद्ध हो चुके थे उस समय। अब एशिया के शोमैन के रूप में राज कपूर तो निकल आए, साथ ही साथ इतनी अच्छी फिल्में अगर कर रहे हैं, वहीदा रहमान भी कुछ कम नहीं थी, ठीक है। इशारों में, संकेतों में राज कपूर बहुत प्रसिद्ध थे इस तरीके की अभिनय करने में। वहीदा रहमान ने भी इस पिक्चर में एक अहम भूमिका निभाई। कैसे? क्योंकि शैलेंद्र जो थे और राज कपूर तो अपनी एक्टिंग में प्रसिद्ध थे ही, शैलेंद्र भी जो है संकेतों का प्रयोग करना, मतलब इशारों से कह देना या फिर आंखों ही आंखों में बातों को समझा देना, इस तरीके की का जो है अभिनय शैलेंद्र करवा सकते थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें मिलके क्या हो गई, सोने पे सुहागा बन गया इस पिक्चर में, ठीक है। अब आगे क्या होता है कहानी में, कहीं कुछ इस पार्ट के अंदर ही प्रहलाद अग्रवाल ने बताया कि भाई जब ये राज कपूर जो हीरामन थे, ठीक है, बहुत सीधे साधे व्यक्ति दिखाए गए हैं, बिल्कुल एक गवार सा लड़का जिसको हम बोलते हैं, और एक हीराबाई थी। अगर हीराबाई राज कपूर हीरामन का तिरस्कार कर देती, कभी उसे इग्नोर करने लगती, तो हीरामन की जो बॉडी लैंग्वेज है वो ऐसी हो जाती थी, मतलब वो उसकी बॉडी लैंग्वेज ही बता देती थी कि मेरे को तिरस्कृत किया जा रहा है, और वो बहुत उस चीज़ से जूझता हुआ दिखता है, मतलब वो बोल नहीं कुछ रहा है, बस अपने हाव भाव से ही वो समझा देता है। मतलब ऐसा भी नहीं कि हाथ पैर मार रहा है, बस उसके एक्सप्रेशंस आप देखो और उसको समझो, ठीक है। और अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो एक बार तीसरी कसम पिक्चर को ज़रूर देख लें। अब यहाँ पे एक अलग बात और आती है कि भाई देखो, जब भी कलाकार से, कई बार आपने किसी कलाकार के इंटरव्यू पे सुना होगा, कोई भी हीरो या हीरोइन का इंटरव्यू, कि भाई वो करेक्टर उनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, उस करेक्टर के अंदर वो रम जाते हैं। तो इस पिक्चर के अंदर राज कपूर ने जो अभिनय किया है हीरामन का, ठीक है, तो ये कहा गया है कि वो जो है रम चुके थे बिल्कुल उस हीरामन के करेक्टर में। उसमें हमें कहीं राज कपूर नहीं, जबकि हीरामन हमें दिख रहा था। हीरामन पात्र है एक, ठीक है, जिसका रोल प्ले कौन कर रहे थे, राज कपूर। तो हीरामन का जो रोल प्ले राज कपूर कर रहे थे, तो राज कपूर इस कहानी के अंदर इतने रमे हुए दिखाई दिए कि वे खुद ही जैसे हीरामन हो, वे राज कपूर ना होकर हीरामन ही बन चुके हों। इस तरीके का अभिनय जो है इस पिक्चर में राज कपूर द्वारा किया गया। पूरी पिक्चर के जो प्रमुख तथ्य थे वो इस पार्ट के अंदर दिए गए हैं, और यही इस पार्ट का नाम जो है वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया। तीसरी कसम पिक्चर का नाम है, और इस पिक्चर को बनाने वाले कौन है, शैलेंद्र। बस यही था इस पार्ट के अंदर। विस्तार से जानने के लिए इसकी जो है व्याख्यान वाली वीडियो देख लें।